क्या हो रहा है कमोडिटी के बाजार में, यूएस में किस तरीके की खबरें हैं और उससे किस तरीके का असर पड़ने जा रहा है हमारे बाजारों पे। जी अजय सर, आप शुरू कर सकते हो। नमस्कार। देखिए, बेस मेटल की आज हम बात करने वाले हैं बिकॉज बेस मेटल कोई भी इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर बेस मेटल में गिरावट है, इसका मतलब है कि एक्टिविटी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। तो पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो बेस मेटल में जबरदस्त गिरावट आई है। 3 महीने की बात करें तो कॉपर में लगभग 20% की गिरावट है, जिंक में 28% की गिरावट, लेड में 6% की गिरावट और एल्यूमिनियम में 22% की गिरावट है। तो ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि ग्लोबल मार्केट का जो कंजम्पशन है वो कहीं ना कहीं रिसेशन और इन्फ्लेशन फियर के चलते और जिस ढंग से पूरे इकोनॉमी पे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इन्फ्लेशन की जो कंसर्न है वो कम हो, जिसके लिहाजा हमने मार्च तक तो अच्छी तेजी देखी थी और मार्च के बियॉन्ड अगर हम देखें तो जबरदस्त गिरावट हो रही है और अब प्राइस एक साल के लो पे भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पिछले साल हमने एक अच्छी रैली अब बनते हुए देखी थी, अब वो फिज आउट होते हुए दिखाई दे रही है। इसके कुछ कारण हैं जो हमने पहले भी कमोडिटी में डिस्कस किए, जैसे टाइटनिंग पॉलिसी। हमने देखा इन्फ्लेशन कंसर्न काफी ज्यादा बना हुआ है, तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, रेट हाइक हमने देख रहे हैं यूएस से कंटिन्यू बढ़ रही है। मनी मैनेजर्स के काफी पोजीशन जो पहले लॉन्ग पोजीशन हुआ करती थी, ये स्पेकुलेटिव पोजीशंस होती है, या बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल फंड्स जो रहते हैं कमोडिटीज में अवेलेबल, यहाँ पे हम नेट शॉर्ट की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। मतलब लॉन्ग नहीं किया जा रहा, बिकवाली की जा रही है रिसेशन फियर के चलते, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है सभी इकोनॉमी में, चाहे हम यूएस की बात करें, यूके की बात करें, चाइना, जापान, सभी जगह पे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो अब कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखाई दे रही है। जिस ढंग से हमने देखा कि कोविड के बाद चाइना रिकवर जरूर किया था, लेकिन जून में फिर से हमने देखा कि जीरो कोविड पॉलिसी जो अपनाई गई थी, जिसका एक इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट पे भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। साथ में हमने देखा जिस ढंग से मेटल सेक्टर में इरोजन आ रहा है, तो बैंक ने रीअसेस किया एक्सपोजर्स और अब मार्केट में लिक्विडिटी क्रंचेस है। एलिवेटेड वॉलेटिलिटी की वजह से भी काफी इन्वेस्टर दूर है और रिसेशनरी ग्रुप्स बने हुए हैं मार्केट में, जिसके चलते पूरे बेस मेटल में गिरावट देखी। अगर इसको हम क्वांटिफाई करके देखें और कारण क्या क्या है, तो हमने देखा एलएमई का जो इंडेक्स है उसमें 33% की गिरावट मार्च के हाई से अब तक आते हुए देखी। रॉयटर्स के सीआरबी इंडेक्स, जो कमोडिटी इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर करीबन 16% की गिरावट हमने अभी तक आते हुए देखी है। इनफैक्ट एसएनपी का जीएससीआई इंडेक्स है, इसमें भी लगभग 17% की गिरावट बनी हुई है, क्योंकि डॉलर में जो तेजी आई है इसका इंपैक्ट हमने यूरो, पाउंड, येन सभी में आते हुए देखी। जहां डॉलर 20 साल के हाई पे 107 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वहीं यूरो की अगर हम बात करें तो 20 साल के लोअर लेवल पे पहुंच चुका है। यूके में भी अब हमने देखा पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, जिसके चलते भी हमने मार्च 2020 के बाद का सबसे लोवेस्ट लेवल हमने पाउंड में भी बनते हुए देखा। येन में भी ऐसा ही कुछ हाल है, जहां पे हमने देखा कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जैसी सिचुएशन तो नहीं बोल सकते, बट जो एसेनेशन हुआ था फॉर्मर पीएम का, उसके बाद हमने देखा और कंसर्न जापान से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। करेंसी 24 साल के लो पे पहुंच चुकी है। इनफैक्ट कमोडिटी के अंदर करीबन $15 बिलियन के आसपास का फंड कमोडिटी फ्यूचर मार्केट से ग्लोबल मार्केट में निकला है। ये जेपी की नई जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक फेड ने भी कंटिन्यू टाइटनिंग चालू कर रखी है। 0.75 का रेट हाइक ऑलरेडी हमने जून में देखा है और आगे भी उम्मीद जताई जा रही है कि 1% तक का रेट हाइक हो सकता है। ऐसा ही हाल हमने 1970 में देखा था, जहां पे इंटरेस्ट रेट को कंटिन्यू बढ़ाया गया था इन्फ्लेशन को किल करने के लिए। तो आज की डेट में अभी भी जो कंसर्न बन रहा है वो कोविड को लेकर बन रहा है, पॉलिटिकल टर्मोइल यूके में जो बन रहा है, रिसेशन का फियर भी है, इन्फ्लेशन कंसर्न भी है, रेट हाइक ईसीबी की ओर से भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन रशिया का कंसर्न भी खत्म होता हुआ नहीं दिखाई, जिसकी मार यूरोप को ज्यादा लग रही है। तो इन्फ्लेशन हमने देखा सभी कंट्रीज में मल्टी मंथ्स के हाई पे है। इनफैक्ट रिसेंट पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट भी आई थी बैंक ऑफ अमेरिका और यूबीएस, जहां पे मेटल के प्राइस फोरकास्ट जो हुए हैं, यहाँ पे उन्होंने काफी कमी लाई है रिसेशन और इन्फ्लेशन को देखते हुए, जिसका भी एक नेगेटिव असर हमने प्राइजेस पे देखा है। अब इन सब का असर कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक प्राइजेस पे भी पड़ता है, जैसे कि हम जानते हैं टाटा स्टील, हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता, जिंदल स्टील, थोड़े बहुत हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर जैसे जैसे रॉ मटेरियल कम हुआ है, प्राइजेस पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़े थे, बट कहीं ना कहीं डिमांड कंसर्न भी रहेगा जो पूरे मेटल सेक्टर पे इंपैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल आज के सेशन में हमने देखा कि इनिशियली
कोविड के बाद जो लिक्विडिटी पंपिंग गई थी, उसके बाद बेस मेटल के प्राइसेस में जबरदस्त तेजी जरूर देखी थी, बट जैसे 2022 में रिसेशन फियर्स बनने चालू हो गए, मेटल के प्राइसेस में डबल डिजिट 20% की गिरावट हमने देखी है। रीजंस में हमने सबसे ज्यादा निकलते आया है कि इन्फ्लेशन, रिसेशन फियर, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में गिरावट, कोविड के कंसर्न्स अभी भी बने हुए, जिसके चलते हमने मेटल्स में गिरते हुए देखा, और इसी का असर हमने काफी स्टॉक्स पे भी आते हुए देखेंगे जो डायरेक्टली कोरिलेट करते हुए दिखाई देते हैं। तो इन ऑल बेस मेटल पे अभी भी कोई ऐसी राहत दिखाई नहीं दे रही है। नो डाउट Q3 बताया जाता है कि मेटल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रांग रहता है, बट लेट्स सी आगे का सिनेरियो कैसा बनता है, बट टाइमिंग मेटल्स के अंदर गिरावट कंटिन्यू बनी हुई है। जी ठीक है, तो बेस मेटल में गिरावट कंटिन्यू रह सकती है कह रहे हैं अजय केडिया जी, और उसके चलते काफी सारी चीजें बाजार पर बहुत सारा असर ऑलरेडी होता हुआ दिख भी रहा है। सर केवल अगर बहुत छोटे से उसमें एक बार समझने की कोशिश करूं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने बहुत सारी कोशिशें करी हुई हैं एक्सपोर्ट का उसको रोकने की और वो सारी चीजों की जो मेटल के अराउंड, उसको कैसे देखते हैं सर? बिल्कुल, गवर्नमेंट ने इन टाइम काफी स्टेप्स लिए जहां पे हमने एक्सपोर्ट्स के ऊपर बाइंड होते हुए देखे, बट इसका अभी भी देखिए कोई भी कमोडिटी की अगर बात करें हम लोग, तो ज्यादा करके इंटरनेशनल मार्केट के रेफरेंस से देखा जाता है, और मुझे लगता है कि टेम्पररी हमने थोड़ी रिलीफ जरूर मार्केट में आते हुए देखा है, बट कहीं ना कहीं अगर ग्लोबल मार्केट में जो फॉल आ रहा है, इसका एक नेगेटिव, बिकॉज डिमांड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके पास रॉ मटेरियल अब सस्ता आना चालू हो जाएगा, बट डिमांड या इंडस्ट्रियल कॉन्फिडेंस जो है वो मार्केट में नहीं बन पा रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि अगले महीने 2 महीने अनसर्टेन, जैसे चाइना पिछले हफ्ते एक स्टिमुलस की घोषणा की थी, लिक्विडिटी लाना बहुत जरूरी है एज ऑफ नाउ। तो अब हो क्या रहा है, पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में बटा हुआ है। ईस्ट में अगर हम चाइना की बात करें, वो ये लिक्विडिटी पंपिंग कर रहा है, जबकि यूके में और यूएस में बात करें तो वहां से लिक्विडिटी सकआउट होती जा रही है। तो वी हैव टू सी अगले 15-20 दिनों में सिनेरियो किस तरफ रहता है, बिकॉज लिक्विडिटी डालना इस वक्त इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जिस दिन से इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है तो वो एक डिसइंटेंसिफाई करता भी है। तो आई हैव टू वी हैव टू सी कि इंडिया किस तरफ जाता है। एज ऑफ नाउ वी आर काफी हम इंसुलेटेड है एज ऑफ नाउ, बट उसका इंपैक्ट इंडिया पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट हम इंसुलेटेड नहीं रह सकते हैं। दुनिया सारी जो है वो अब आपस में इतनी इंटरकनेक्टेड है और इतना एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है कि इकोनॉमीज एक दूसरे पे असर डालती हैं, और देखना होगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें, और खासकर बेस मेटल के प्राइस में जो चेंजेस हैं उसका असर किस तरीके से हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है। बहुत शुक्रिया अजय सर, आपने समय निकाला और इतना सारा स्ट्रगल भी हमारे साथ में जो टेक्निकल इश्यूज के साथ में भी किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।